नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिनेमा ऑरा में। आज हम जिस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है माँ 2025। बिना वक्त खराब किए चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है अंबिका नाम की महिला से, जो स्कूल की लड़कियों को माँ काली की एक पौराणिक कहानी सुना रही होती है। तभी वहां आता है उसका पति शुभंकर और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इन दोनों की एक बेटी है, श्वेता, जो काफी समय से अपने पिता के गांव चंद्रपुर जाना चाहती है, मगर अंबिका और शुभंकर उसे कभी भी वहां नहीं ले जाते, जिससे श्वेता थोड़ी उदास रहने लगी है। श्वेता अपने मम्मी पापा से पूछती है कि वो उसे चंद्रपुर क्यों नहीं ले जाते, लेकिन दोनों चुप्पी साध लेते हैं। रात को शुभंकर अंबिका से कहता है कि अब श्वेता को सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन अंबिका साफ मना कर देती है। वो कहती है कि श्वेता अभी बहुत छोटी है और इतनी बड़ी बातें नहीं समझ पाएगी। उसी वक्त शुभंकर को एक कॉल आता है चंद्रपुर से उसके पुराने दोस्त का। फोन पर बुरी खबर मिलती है कि शुभंकर के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर शुभंकर अकेले ही गांव निकल पड़ता है। जाने से पहले वो श्वेता को देखता है, मगर उसे उठाता नहीं। गांव जाकर शुभंकर अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है। वो अंबिका को कॉल करके बताता है कि वो आज रात ही लौट आएगा, क्योंकि उसका वहां रुकने का मन बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो गांव के सरपंच जी से मिलता है और कहता है कि वो इस पुरानी हवेली को बेचना चाहता है। असल में शुभंकर का इस जगह से कोई लगाव नहीं बचा था। सरपंच जी को यह सुनकर झटका लगता है और वो समझाते हैं कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब लोग बेटी और बेटे में फर्क नहीं करते, इसलिए शुभंकर को भी अब बातें छुपाना छोड़ देना चाहिए। मगर शुभंकर साफ कह देता है कि उसे हवेली बेचनी ही है। इधर दूसरी ओर अंबिका श्वेता का टैबलेट देख रही होती है, जहां उसे एक फोटो नजर आती है। वो फोटो देखकर वो तुरंत शुभंकर को भेजती है। फोटो देखकर शुभंकर चौंक जाता है और घबराकर अंबिका को कॉल करने की कोशिश करता है। शुभंकर की आवाज अंबिका को सुनाई नहीं दे रही थी और तभी कुछ पेड़ों की टहनियां उसकी कार की तरफ बढ़ने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। कुछ ही पल में वो टहनियां पूरी कार को चारों तरफ से जकड़ लेती है और फिर कार में जोरदार धमाका होता है, आग लग जाती है। शुभंकर की वहीं मौत हो जाती है। इस सीन से ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल का राक्षस या कोई पेड़ों की आत्मा शुभंकर की जान ले रही हो, लेकिन असल में अंबिका को सिर्फ यही पता चलता है कि कार में आग लगने से शुभंकर की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर अंबिका और श्वेता दोनों ही अंदर से पूरी तरह टूट जाती हैं और फिर देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद अंबिका को सरपंच जी का फोन आता है। वो बताते हैं कि अब एक एजेंट मिल गया है जो हवेली खरीदने का सौदा कर सकता है। बस अंबिका को खुद आकर कागजात दिखाने होंगे। अंबिका सोचती है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन श्वेता कहती है कि वो भी साथ चलेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मम्मी अकेले जाएं। उसके पापा भी अकेले ही गए थे। और फिर क्या हुआ? अंबिका पहले थोड़ी हिचकिचाती है, मगर फिर मान जाती है और दोनों माँ बेटी चंद्रपुर निकल पड़ते हैं। चंद्रपुर पहुंचने के बाद अंबिका चारों ओर देखने लगती है। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ अनजाना डर उसके आसपास घूम रहा हो, मगर वो ये सब श्वेता से छुपा लेती है। हवेली में काम करने वाली एक औरत थी, नंदिनी। वो अंबिका और श्वेता को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अंबिका इस पर कोई बात नहीं करती। वहीं नंदिनी की बेटी थी, दीपिका, जिससे श्वेता की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सरपंच एक प्रॉपर्टी एजेंट को लेकर आते हैं, लेकिन एजेंट कहता है कि यह हवेली बिक ही नहीं सकती, क्योंकि गांव में लोग इसे श्रापित घर मानते हैं। यह सुनकर अंबिका हैरान रह जाती है। उसे तो इस बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। अंबिका जब सरपंच से पूछती है तो सरपंच कहता है कि यह सब एजेंट की बहानेबाजी है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर श्वेता और दीपिका बैठी होती हैं। श्वेता दीपिका को अपने टैब में कुछ फोटोज दिखा रही थी। इसी बीच वो एक ऐसा फोटो दिखा देती है, वही पेड़ वाला फोटो जो पहले टैब में दिखा था। इस फोटो को देखते ही दीपिका का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। ये तो हमारे गांव वाला पेड़ है। श्वेता तो खुश हो जाती है और कहती है कि उसे वो पेड़ जरूर देखना है, लेकिन दीपिका उसे रोकती है और बताती है कि उस पेड़ पर एक राक्षस रहता है और गांव का कोई भी इंसान उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। मगर श्वेता तो जिद पर अड़ी थी। वो दीपिका को जबरदस्ती अपने साथ वहां ले जाती है। वो दोनों जैसे ही उस डरावने पेड़ के पास पहुंचते हैं, अंबिका भी वहां पहुंच जाती है और श्वेता को डांटते हुए समझाती है कि वो बिना बताए कहीं ना जाए। फिर वो दोनों लड़कियों को लेकर वापस हवेली लौट आती है। जैसे ही नंदिनी को पता चलता है कि दीपिका उस पेड़ के पास गई थी, वो गुस्से से लाल हो जाती है और अपनी बेटी पर चिल्लाने लगती है। तभी अंबिका कहती है, अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। दरअसल दीपिका को पीरियड्स शुरू हो गए थे और ये बात जानकर नंदिनी और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो दीपिका को एक कमरे में बंद कर देती है और सख्त हिदायत देती है कि खिड़कियां ना खोलना। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसी कमरे में वो अजीब सा पेड़ जैसा राक्षस आ जाता है और वो दीपिका को उठाकर ले जाता है। जब नंदिनी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दीपिका वहां नहीं है। वो समझ जाती है कि राक्षस उसकी बेटी को उठा ले गया है। अब वो गुस्से में श्वेता को दोष देने लगती है कि उसी की वजह से ये सब हुआ। श्वेता भी बहुत डर जाती है। फिर अंबिका पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस ऑफिसर आता है तो अंबिका बताती है कि उसकी नजरों के सामने दीपिका गायब हो गई, और पुलिस बताता है कि पिछले 3 महीनों में ऐसी कई लड़कियां गायब हुई हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि 3-4 दिन बाद वो खुद ही वापस आ जाती हैं। ये बात सुनकर अंबिका और पुलिस ऑफिसर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर दीपिका को ढूंढने का फैसला करते हैं। गांव वालों का भी मानना था कि राक्षस दीपिका को लेकर गया है, इसलिए सब उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां पर अंबिका को कई अजनबी लड़कियां दिखाई देती हैं, मगर जब वो उनके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, वो लड़कियां एक पल में गायब हो जाती हैं। अंबिका और पुलिस मिलकर हर जगह तलाश करते हैं, मगर किसी का भी कुछ पता नहीं चलता।
अंबिका की चिंता अब और भी बढ़ चुकी थी। थक हार कर जब वो अपने कमरे में लौटती है, जब अंबिका अपने रूम में लौटती है तो देखती है कि श्वेता बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। अंबिका उसे समझाती है कि बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन अब श्वेता के सब्र का बांध टूट चुका था। वो अंबिका से सच्चाई जानना चाहती थी। तब अंबिका उसे पूरा सच बताना शुरू करती है। दरअसल बहुत साल पहले एक भयानक राक्षस को एक ऐसा वरदान मिला था कि अगर उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो वहां से उसका एक और रूप पैदा हो जाएगा। इस वरदान के बाद राक्षस ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। जब देवता उस पर हमला करते तो उसका खून गिरता और भी ज्यादा राक्षस पैदा हो जाते। इससे परेशान होकर देवता मां काली के पास गए। मां काली ने तय किया कि वो खुद उस राक्षस का अंत करेंगी। जब उन्होंने युद्ध किया तो उन्होंने उसके खून को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया और इसी तरह राक्षस को मार दिया गया। लेकिन राक्षस के खून की एक बूंद चंद्रपुर में गिर गई थी। वो बूंद एक पेड़ पर गिरी और तब से वो पेड़ उस खून का असर लेकर एक अजीब सी शक्ति से भर गया। अब वो राक्षस अपने शरीर से और खून गिराकर खुद को बढ़ा नहीं सकता था, इसलिए वो पेड़ के पास रहने वाले लोगों को अजीब अजीब तरीके से परेशान करने लगा। इस समस्या से परेशान होकर एक आदमी ने मां देवी की आराधना की और राक्षस को खत्म करने की शक्ति मांगी। मां ने उसे शक्ति दी। वो राक्षस को खत्म करने गया, लेकिन राक्षस कहीं छुप गया। उस आदमी को लगा कि अब सब ठीक है तो वो निश्चिंत हो गया, मगर राक्षस ने उसकी बेटी के पेट में अपना बीज डाल दिया था। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन जब सच सामने आया कि उसके अंदर राक्षस का बच्चा पल रहा है तो उस आदमी ने खुद अपनी बेटी को मार दिया ताकि वो राक्षस फिर से दुनिया में ना आ सके। तब से उनके पूरे खानदान में जब भी कोई बेटी जन्म लेती तो घर वाले मान लेते कि शायद उसमें भी राक्षस का बीज हो सकता है। इस डर से हर बेटी को मार दिया जाता। अब अंबिका बताती है कि श्वेता भी उसी खानदान से है और वो आदमी जिसने सबसे पहले अपनी बेटी को मारा था शुभंकर का पूर्वज था, मगर शुभंकर को इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। अंबिका आगे बताती है कि जब श्वेता पैदा हुई थी तब शुभंकर ने अपने पापा से झूठ बोल दिया था कि उन्हें बेटा हुआ है। असल में शुभंकर की मां जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें जुड़वां बच्चे हुए थे, एक बेटा जो शुभंकर था और एक बेटी। लेकिन जैसे ही उसके पापा को पता चला कि एक लड़की भी पैदा हुई है, उन्होंने उसे पुरोहित को सौंप दिया और पुरोहित ने उस नन्ही बच्ची की बलि दे दी। ये सुनकर श्वेता का दिल दहल जाता है, मगर अंबिका उसे समझाती है डरने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर सरपंच जी के साथ उन सभी लड़कियों से पूछताछ करता है जो पहले गायब हो चुकी थी। पुलिस ऑफिसर पूछता है, आखिर हुआ क्या था जब तुम लोग गायब हुई थी? लेकिन सभी लड़कियों को कुछ भी याद नहीं था। ये सुनकर पुलिस अफसर भी चौंक जाता है। उधर अंबिका को एक पुराना लेटर मिलता है जो शुभंकर ने छोड़ा था। उसमें लिखा था कि उस राक्षस को कैसे खत्म किया जा सकता है। अंबिका जब ये पढ़ रही होती है उसे सपने में मां देवी के दर्शन होते हैं। वो घबरा जाती है। अंबिका के घर में एक पुराना मंदिर था जो पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। गांव की परंपरा थी कि जिसे देवी मां सपने में दर्शन देती थी उसी के हाथों मंदिर के दरवाजे खुलते थे और वही पूजा करता था। 40 साल पहले पुरोहित को सपना आया था और उसी ने पूजा की थी। अब इस बार सपना आया था अंबिका को। अंबिका फैसला करती है कि अब की बार वो खुद पूजा करेगी और वो मंदिर के दरवाजे खोल देती है। गांव वालों को जब ये खबर मिलती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। सालों से लोग देवी के दर्शन के लिए तरस रहे थे। अब सब अंबिका के घर पूजा में शामिल होने आने लगते हैं। इसी दौरान दीपिका वापस लौट आती है। उसे देखकर सब लोग हैरान भी होते हैं और खुश भी। अंबिका दीपिका से पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मगर दीपिका को भी कुछ याद नहीं होता। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताती है कि इन सभी लड़कियों के पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये सुनकर अंबिका चौंक जाती है। डॉक्टर कहती है, इनके साथ कोई शारीरिक जबरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनका शरीर कुछ अजीब तरीके से बदल गया है। अंबिका देखती है कि श्वेता अपने पेट को पकड़कर तड़प रही है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद श्वेता के भी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं और कुछ देर बाद ऐसा सच में होता है। ये देखकर अंबिका और ज्यादा डर जाती है। रात को अचानक हम देखते हैं कि दीपिका उठकर धीरे धीरे श्वेता के कमरे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसका चेहरा और चलने का अंदाज बता रहा था वो किसी आत्मा के कब्जे में थी। दीपिका श्वेता को खेलने के बहाने अपने साथ बाहर ले जाती है, ठीक उसी शापित पेड़ के पास। वहां पहले से और भी लड़कियां मौजूद थीं, जिन पर भी वही असर दिख रहा था। उधर अंबिका की भी अचानक आंख खुल जाती है। वो जैसे ही देखती है कि श्वेता कमरे में नहीं है तो घबराकर उसके पीछे बाहर भागती है। वो देखती है कि कई सारी पोजस लड़कियां श्वेता को उस पेड़ की ओर खींच कर ले जा रही थीं। अंबिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर वो सब मिलकर उस पर हमला कर देती है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अंबिका श्वेता को छुड़ाकर वहां से वापस लाती है, मगर श्वेता को काफी चोटें आ चुकी थीं। अब अंबिका का डर सच में बदल चुका था। कुछ बहुत गड़बड़ है इस गांव में। अंबिका तुरंत फैसला लेती है कि वो अभी के अभी श्वेता को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। अंबिका श्वेता को पैकिंग करवा रही थी कि तभी सरपंच जी आ जाते हैं। वो कहते हैं, जब तक देवी माँ की पूजा पूरी नहीं होती तुम इस गांव से नहीं जा सकती। मगर अंबिका उनकी एक नहीं सुनती। वो श्वेता को लेकर कार में बैठ जाती है और गांव छोड़ने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में वही गायब हुई सभी लड़कियां उनके सामने आ जाती हैं। अब सब की सब पूरी तरह पोजेस हो चुकी थी। वो कार को रोकती है और अंबिका और श्वेता पर हमला कर देती है। अंबिका जी जान लगाकर श्वेता को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो लड़कियां उस पर हावी हो जाती हैं। अंबिका बेहोश हो जाती है और श्वेता को वो अपने साथ ले जाती है। अगले दिन जब अंबिका को होश आता है तो वो किसी अनजान झोपड़ी में थी। वहां उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। वो औरत बताती है, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने आई थी, मगर देर हो गई। अब वो उसे कहीं और ले गए हैं। उधर गांव में पुलिस ऑफिसर भी पहुंचता है।
वो अंबिका से मिलने आता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं अंबिका तो रात में ही चली गई थी। साथ में वो ये भी बताते हैं कि सरपंच जी भी रात से गायब हैं और वो सभी लड़कियां भी जो कभी लौट आई थी अब फिर से गायब हो चुकी हैं। गांव वाले जब पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि सरपंच जी भी कल रात से गायब हैं, तो पुलिस सब समझ जाता है। उसे याद आता है कि इन्वेस्टिगेशन में सरपंच हमेशा उसके साथ रहता था और जब भी वो लड़कियों से पूछताछ करता कोई कुछ नहीं बताता था। अब सारी सच्चाई सामने आने लगती है। असल में सरपंच ही सबका मास्टरमाइंड था। वही लड़कियों को डरा रहा था कि वो कुछ भी ना कहें। उधर अंबिका को भी याद आता है कि रात वाले हमले के पीछे भी सरपंच ही था। अब वो बूढ़ी औरत जो और कोई नहीं बल्कि पूर्णिता थी, अंबिका को सरपंच की असली कहानी बताती है। पूर्णिता बताती है कि 40 साल पहले जब उसे देवी माँ की पूजा करने के लिए चुना गया था तो उसे एक बच्ची को मारने का काम सौंपा गया था, मगर उसने मना कर दिया। वो कहती है कोई भी देवी कभी ऐसा नहीं कहेगी कि एक बच्ची को मार दो। लेकिन तब गांव में एक नौजवान लड़का था। यही लड़का आगे चलकर सरपंच बना। उसने कहा औरतें कमजोर होती हैं, ऐसे काम उनके बस के नहीं हैं, और ये कहकर उसने खुद उस नन्ही बच्ची को मार डाला। यही उसका पहला कदम था गांव पर राज करने की ओर। इसके बाद उसने पूर्णिता के साथ जबरदस्ती भी की, मगर राक्षस को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असल में वो राक्षस चाहता था कि वो बच्ची जिंदा रहे ताकि वो अपना बीज उसके अंदर डाल सके, मगर सरपंच ने उसे मार दिया। इससे राक्षस भड़क गया। तब सरपंच ने राक्षस से माफी मांगी और कहा अब से जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। राक्षस ने बदले में सरपंच को कुछ शक्तियां दी और कहा कि अब तुम मेरे लिए लड़कियां लाओ जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकूं। तभी से सरपंच हर उस लड़की को उठाकर ले जाने लगा जिसके पीरियड्स शुरू होते थे। राक्षस उन लड़कियों के अंदर अपना बीज डालता था, लेकिन अब तक कोई भी लड़की उस बीज को संभाल नहीं पाई थी, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। तब राक्षस ने कहा अब मुझे उस खानदान की लड़की चाहिए जिसने कभी मेरा बीज अपने अंदर संभाला था। और यही वजह थी कि सरपंच ने शुभंकर के पापा को मारा ताकि शुभंकर गांव लौटे। लेकिन जब शुभंकर अकेला आया तो उसे भी मार दिया ताकि अंबिका और श्वेता को गांव लाया जा सके। और अब राक्षस की निगाह श्वेता पर थी। अब जब अंबिका को यह पता चलता है कि श्वेता उस राक्षस के कब्जे में है तो उसके होश उड़ जाते हैं, मगर अंबिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी बेटी को बचाकर ही रहूंगी। वो निकलने लगती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत पूर्णिता उसे रोक लेती है और कहती है अगर देवी माँ का आशीर्वाद नहीं होगा तो तू उस राक्षस से जीत नहीं पाएगी। अब अंबिका पूरे विश्वास के साथ देवी माँ की पूजा में बैठ जाती है। उधर जब पुलिस सरपंच को पकड़ने जाती है तो सरपंच सारे पुलिस वालों को मार डालता है। अब गांव में सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, अंबिका। पूजा पूरी करने के बाद अंबिका श्वेता को बचाने निकलती है और पहुंचती है उसी शापित पेड़ के पास। वहां पहले से ही सभी पोजस लड़कियां खड़ी होती हैं जो अब अंबिका पर हमला करने लगती हैं। अंबिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी उसे याद आता है उसने देवी माँ की पूजा की है। अब वो अपनी हथेली लड़कियों के सिर पर रखती है और चमत्कार होता है। लड़कियां एक एक करके नॉर्मल हो जाती हैं। अब रास्ता साफ था। अंबिका अब राक्षस के आमने सामने होती है, मगर राक्षस बहुत ताकतवर होता है। वो अंबिका को बुरी तरह टॉर्चर करता है, इतना कि अंबिका के सर से खून बहने लगता है। वो खून जाकर गिरता है उन बच्चियों की हड्डियों पर जिन्हें इस राक्षस ने मारा था। जैसे ही खून उन हड्डियों को छूता है, एक शक्ति अंबिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब अंबिका के अंदर माँ काली की पूरी शक्ति आ जाती है। अंबिका गुस्से में राक्षस से भिड़ जाती है और अंत में उसे बुरी तरह मार गिराती है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। अंबिका सोचती है कि अब सब खत्म हो गया है। वो श्वेता को लेकर वहां से निकलने लगती है, तभी पूर्णिता फिर से आती है और एक कड़वा सच बताती है। श्वेता के अंदर उस राक्षस का बीज पल रहा है, यानी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो राक्षस फिर से जन्म लेगा। अब अंबिका के सामने एक भयानक फैसला खड़ा होता है, क्या वो अपनी ही बेटी को मार डाले? वो कहती है मैं अपनी बेटी को मार दूंगी, मगर अब उसे बचाना माँ काली की जिम्मेदारी होगी। और अंबिका अपना संकल्प लेती है, अब चाहे जो भी हो। अंबिका जैसे ही अपनी बेटी को मारने वाली होती है, तभी एक चमत्कार होता है। आसमान में हलचल होने लगती है और चारों तरफ की सभी आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगती हैं। ये देखकर पूर्णिता समझ जाती है कि श्वेता के अंदर जो राक्षस का अंश था वो खत्म हो चुका है। वो तुरंत अंबिका को रोक देती है। श्वेता को होश आता है और माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर खूब रोती हैं। उधर सभी वो लड़कियां जो अब तक पोजस थीं, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। अब गांव में शांति लौट आई थी, लोग खुश थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं एक अंधेरा जंगल जहां किसी ने फिर से वही शापित पेड़ को छेड़ दिया है। और तभी एक गहरी आवाज आती है, जब तक धरती पर इंसान रहेगा राक्षस फिर से जन्म लेता रहेगा। इसके साथ ही स्क्रीन काली हो जाती है और मूवी का एंड हो जाता है।